हेलो एवरीवन, नमस्कार। भारतीय संविधान के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम में आप सभी का वेलकम है। फ्रेंड्स, हमारी क्लास भारतीय संविधान के भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक के प्रावधानों को लेकर कंटिन्यू है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से रिलेटेड जो समता से संबंधित अनुच्छेद हैं, यानी कि 14 से लेकर 18 तक का अध्ययन कर लिया था। आज जिस आर्टिकल पर हमें अध्ययन करना है उसे कहा जाता है कि यह आर्टिकल भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों की बैकबोन है, यानी कि यह आर्टिकल वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि जिसके बारे में कुछ भी कहा जाए वह कम है। और इसी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने एक बड़ी अच्छी लाइन बोली है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन निठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मतलब ये लाइनें क्या स्पष्ट कर रही हैं कि जिस राज सिंहासन पर आप बैठे हैं, उस राज सिंहासन से आपको पदच्युत, सत्ताच्युत या सत्ता से हटाने के लिए समय के रथ की घर घर नाद सुनो। और उस घर घराते हुए नाद के सिंहासन पर या उस रथ पर जनता बैठकर आ रही है। यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी समाज के लिए, किसी भी उत्तरदायी समाज के लिए एक की पिलर्स है। की पिलर्स इसलिए है कि सरकार के द्वारा गलत निर्णय लिए जाते हैं, गलत नीतियां बनाई जाती हैं, तो यदि वहां के निवासियों के पास सरकार की उस निर्णय की आलोचना करने के लिए या उस निर्णय से, उस नीति से, उस प्रोग्राम से असहमति रखने के लिए अपनी असहमति को व्यक्त करने के इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, साधन नहीं होंगे, तो काहे का डेमोक्रेसी, काहे का लोकतंत्र, काहे का जनता का तंत्र? फिर तो केवल लोक ही बचेगा, तंत्र तो कहीं रहेगा ही नहीं। तो लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया और उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मेनली 7 पिलर्स उन्होंने रखे थे, जिसमें से एक पिलर्स यानी कि संपत्ति, राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार को युक्त प्रतिबंधों के आधार पर समस्याएं आ रही थी। इस वजह से उसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बना दिया। समझेंगे पूरी इस थीम को कि आखिर जो संविधान प्रदत्त मूल अधिकार था उसको किस प्रकार से और किन आधारों को आधार बनाकर इसे इस श्रेणी से हटा दिया गया। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 19 के तहत हमें किन किन विषय वस्तुओं का, अर्थात किन किन स्वतंत्रताओं का अध्ययन करना है और एक आम नागरिक होने के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं हमें अवश्य पता होने चाहिए। आर्टिकल 19 के तहत पहली जो बात है वह वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यह ऐसी स्वतंत्रता है जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अपनी बातों को बोल करके, कह करके, प्रश्न पूछकर, कार्टून बनाकर, अपना एडवर्टीजमेंट देकर, आज आप देखते हैं न्यूज चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में या अन्य माध्यम जहां से लोग कनेक्ट होते हैं, वहां पर लोग अपना विज्ञापन देते हैं। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन भी, एडवर्टीजमेंट क्या है? विज्ञापन भी या एडवर्टीजमेंट भी आपके
अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति मौन रखना चाहता है, नहीं बोलना चाहता, तब भी उसकी क्या है, ये वाक्य एवं अभिव्यक्ति के तहत उसकी स्वतंत्रता है कि वह नहीं बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति नहीं बोल रहा है, तो यह भी उसका मूल अधिकार है। और कौन सा मूल अधिकार है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति के तहत वह शांत होकर अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है। वे व्यक्ति भाई जो बोल नहीं पाते, बधिर हैं, दिव्यांग हैं, तो क्या उनके लिए अधिकार नहीं है? भाई वो नहीं बोल पा रहे हैं, वो इशारों के माध्यम से अपनी बात को रख दे रहे हैं। यह भी क्या है? अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आप देखते हैं आंदोलन हो जाता है, अभी कृषक आंदोलन आपने देखा, ये क्या था? ये अभिव्यक्ति थी, हाँ, लेकिन आंदोलन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ना कि पूरा देश उसी बात को अभिव्यक्त कर रहा है। तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करें। आप कृषि कानून के संबंध में या अन्य जो भी आपको मुद्दे लगते हैं उस पर आप वो आंदोलन करें, लेकिन आंदोलन से आपके अधिकार की रक्षा हो, अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके उस आंदोलन से, उस अभिव्यक्ति से अन्य लोगों के अधिकारों का हनन ना हो जाए। कैसे? आप आंदोलन कर रहे हैं, रेलवे पटरी को उड़ा दे रहे हैं, रेलवे ट्रैक पर लेट जा रहे हैं, आप नेशनल हाईवे को जाम कर दे रहे हैं, ये आप मतलब आप अपने अधिकार की रक्षा के लिए सरकार से आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपका आंदोलन, कोई प्रेग्नेंट महिला है, उसकी डिलीवरी होनी है, और आप उसी नेशनल हाईवे को जाम किए हैं जिस नेशनल हाईवे पर अस्पताल पड़ती है, एम्स पड़ता है, आपने उसको जाम कर दिया। तो आप देखिए, आप अपनी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को, असहमति को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन एक महिला जिसकी डिलीवरी होनी है और उसको हॉस्पिटल पहुंचना है, और हॉस्पिटल जाने वाले रास्ते को आपने बाधित कर दिया है, उस महिला को आप नहीं जाने दे रहे हैं, तो आपने तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आपने उस महिला के प्राण एवं देह स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। तो अभिव्यक्त करिए, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति आम जनजीवन को नुकसान ना पहुंचाए। इसी तरीके से कोई कार्टून बना दे, कोई व्यक्ति समाचार पत्र में कोई बात निकाल दे, सोशल मीडिया पर कोई अपनी बात रख दे, तो ये क्या है? सब एक्सप्रेस का माध्यम है। केवल ये नहीं कि बोलना ही हम अपनी आजादी का प्रयोग करेंगे जब बोलेंगे, आप लिख के भी अपनी बात को प्रसारित कर सकते हैं, टेलीविजन पर आप अपनी बात का प्रसारण कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर अपनी बात का प्रसारण कर सकते हैं। ये सब क्या है? ये आपकी वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी में अगली बात है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये भी आर्टिकल 19 के तहत ही शामिल है। इसमें क्या है कि आपको आजादी है कि आपको लगता है कि हम अपने विचारों को कई लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, और वे विचार सही हैं या गलत है तो आप जानते हैं। सही गलत है या नहीं है, इसका निर्णय तो आपके सम्मेलन का जब संपादन हो रहा होगा या जब आप सम्मेलन कर रहे होंगे तो उस समय पता चलता है। लेकिन आपको लगता है कि हमें अपनी बातों को 100 लोगों में प्रसारित करनी है, तो आप इसके लिए एक सम्मेलन बुला सकते हैं, और यह सम्मेलन किसी भी प्रकार का हो सकता है। जैसे कोई सामाजिक समस्या पर कोई सम्मेलन है, कोई आर्थिक गतिविधि पर सम्मेलन है, कोई राजनैतिक गतिविधि पर सम्मेलन है, कोई सांस्कृतिक गतिविधि पर सम्मेलन है। सामाजिक सम्मेलन कैसे हो सकता है? मान लीजिए कोई कास्ट के लोग हैं, मान लीजिए क्षत्रिय लोग हैं, अब इन्हें लगता है कि क्षत्रियों से संबंधित हमें कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें संपूर्ण क्षत्रिय समुदाय का प्रतिनिधित्व करना है और अपनी सारी बातों को यहाँ तक पहुंचाना है, तो ऑल इंडिया क्षत्रिय महासभा बुला सकते हैं। कोई अन्य कास्ट का व्यक्ति है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो लीडर है उसे लगता है कि हमें अपनी बातों को सभी ब्राह्मण धर्म के लोगों को या जो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते हैं वहां तक पहुंचानी है, तो ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा या महासम्मेलन बुला सकते हैं। इसी तरीके से कोई वैश्य है या कोई वर्मा है, ठीक है, कोई मुस्लिम है, ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो सकता है, होता भी है। तो आप ये सब सम्मेलन बुलाकर अपनी बातों को रख सकते हैं। आपको आर्टिकल 19 के तहत शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ शांति वर्ड लिखा हुआ है, अभी बताएंगे इसके बाद कि ये शांति वर्ड क्यों लिखा गया है, क्योंकि आर्टिकल 19 पर कुछ प्रतिबंध भी, युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। ये नहीं आप सम्मेलन में कहते हैं चलिए भारत के टुकड़े
या भारत का हमें विभाजन करना है, इसके लिए आप सम्मेलन बुला लें। या आप कोई ऐसे वर्ग है, मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी है, आप अपने सम्मेलन में बोले कि अगली कम्युनिटी को हमें मार देना है, काट देना है, उसके विरुद्ध हमें हथियार उठाना है, तो ये सब नहीं होगा, ये सब प्रतिबंध है। पहले जो सकारात्मक चीजें हैं, बिना प्रतिबंध वाली चीजें हैं, उसको पढ़ लेते हैं, फिर इस पर जो अपवाद हैं उनको भी पढ़ेंगे। फिर अगला है संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसी में क्या है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसको भी जान लेते हैं कि संघ बनाने की स्वतंत्रता का क्या मतलब है। मान लीजिए आपने सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन में आपको लगा कि मान लीजिए कोई क्षत्रिय सम्मेलन था, अब उसी सम्मेलन में आपको लगता है कि एक प्रॉपर चीज, एक प्रॉपर व्यवस्था हो, हर साल उसका सम्मेलन हो, इसके लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था बना ली जाए, तो आप संघ बना लिए, तो आप उसको रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, तो आप संघ बना सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। जैसे कई प्रकार के संघ बनाए भी गए हैं, और यहाँ संघ का मतलब आरएसएस नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं। संघ का मतलब ये हुआ कि किसी काम को करने के लिए जब कुछ लोग मिलकर एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत व्यवस्था बनाए, ऐसी व्यवस्था संघ कहलाती है। जैसे आप डेयरी क्षेत्र में देखेंगे बहुत से उद्योग हैं, यानी दुग्ध उत्पादन के, जैसे आनंदा डेयरी वगैरह, है सब क्या है, ये संघ है। तो इस प्रकार का संघ बना सकते हैं। जैसे कोई महिलाओं से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए आप संघ बना सकते हैं। कोई सांस्कृतिक संगठन है, एनजीओज हैं, जैसे आरएसएस क्या है, आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है, ये भी तो एक संघ ही है। या अपने इसकी थीम क्या है, इसकी थीम यही है कि हमारे देश का जो विकास हो सकता है, हमारी संस्कृति के आधार पर हो सकता है, हमें किसी अदर्स कंट्री की या अदर्स कल्चर को अडॉप्ट करने की नीड नहीं है। हमारी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हमारी संस्कृति ही सफिशिएंट है, पर्याप्त है। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। फिर है आबाद संचरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 के तहत ही आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। आबाद संचरण का मतलब आबाद, बिना बाधा के, संचरण मतलब घूमना टहलना। आप बिना किसी रोक टोक के भारत के किसी भी क्षेत्र में, मान लीजिए भारत की कई मैप है और इसी तरफ जो अंडमान है, लक्षद्वीप है, इन सारे क्षेत्रों में जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे, तो उस भूमि में, भारत की भूमि में आप आबाद रूप से आ जा सकते हैं। आपका मन है जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो का दर्शन करने जाएं, या रामेश्वरम चले जाएं, या अंडमान निकोबार जाएं, या किबूथी से गौरामोता जाएं, समझते ना, इंदिरा पॉइंट से लेकर इंदिरा कोल, किबूथी से गौरामोता, जो 4 पॉइंट हैं, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, ये जो 4 बिंदु हैं, आप इन बिंदुओं के बीच में या इन बिंदुओं पर भी जा सकते हैं। आप जाइए, आबाद संचरण करिए, खूब घूमिए टहलिए, चाहे महाकालेश्वर जाइए, चाहे किसी सूफी मंदिर में जाइए, चाहे कोई जैन मंदिर में जाइए, चाहे जहां मन करे वहां जाइए, आपको यह आजादी है। फिर अब आप आबाद संचरण कर रहे हैं और आपका मन लगा, आप कहीं गए घूमने और आपका मन लगा कि हमको वहीं रुक जाना चाहिए, तो इसी में बस जाने की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्या, बस जाने की, यानी कि निवास की स्वतंत्रता भी दी गई है। 6 चीजें हैं इसमें। बस जाने की स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल के तहत दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति चाहता है, मान लीजिए उसका जन्म बिहार में हुआ है, बिहार के किसी जिले में हुआ, मान लीजिए गया में हुआ है, और वह चाहता है कि हम पटना में बस जाएं, ठीक है, बस जाए, आप बस सकते हैं। कोई यूपी का व्यक्ति है और बिहार गया, अब आप जानते हैं बिहार इतना गौरवशाली प्रदेश है, हर चीज का जो ओरिजिन है, हमारी जो भी सभ्यता है, हमारी जो भी संस्कृति है, विश्वविद्यालय है, शिक्षा है, विज्ञान है, तकनीकी है, सबका जन्मदाता कौन, बिहार। विश्व को लोकतंत्र देने वाला कौन, बिहार। अब कोई गया यहाँ, नालंदा गया, प्रथम विश्वविद्यालय देने वाला कौन, बिहार। बिहार गया, उसको चीजें पसंद आई, उसने सोचा यार मैं कर्नाटका का हूं, मैं बिहार में बस जाता हूँ, कर्नाटका में कुछ है तो नहीं, बस केवल जल ही जल, मछली और चावल दिखता है इधर, तो क्यों ना हम बिहार के गौरवशाली जो परंपरा है, गौरवशाली स्थिति है, वहां जाके बस जाए। ठीक है, कर्नाटक का व्यक्ति आके यहाँ बस सकता है, तो आपको बसने की स्वतंत्रता है। कोई उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है, उसका मन हो गया घूमने जम्मू कश्मीर, वहां जम्मू का कल्चर उसको अच्छा पसंद आ गया, जम्मू में बस सकता है। तो ये क्या है,
आबाद रूप से संरक्षण करो। और अगर आपको लगता है कि मैं जिस क्षेत्र में गया हूं मुझे उस क्षेत्र में घर बना लेना चाहिए, मकान बना लेना चाहिए, ठीक है, आप मकान बना ले, घर बना ले, आप रहें। अब व्यक्ति भाई मान लीजिए मकान बना लेगा, घर बना लेगा, तो उसके लिए पैसे की भी तो आवश्यकता पड़ेगी, तो व्यापार भी कर सकता है, वाणिज्य भी कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 19 के तहत ही आपको आजादी है कि आप व्यापार कर सकते हैं। आपका मन करता है कि आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप फैक्ट्री लगा लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन है कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कीजिए, आप इंजीनियर बन जाइए। आपका मन है कि हमें वकील बनना है, आप वकील बन सकते हैं। आपका मन है कि आप मूर्तिकार बनना चाहते हैं, आप मूर्तिकार बन जाए। टोटल का मतलब यह हुआ कि आप जो भी पेशा करना चाहते हैं आप अपने पेशे को कर सकते हैं। इसके लिए आपको संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो ये बात रही व्यापार की। अब इसी में जो अगली बात थी, जिसका इसमें पीपीटी में है नहीं, इसी आर्टिकल 19 के तहत ही दिया गया था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। सातवीं बात इसी में थी, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। लेकिन अब इसे रिमूव कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति के अधिकार को पहले आर्टिकल 19 के तहत ही रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से इसे रिमूव कर दिया गया है। रिमूव करने का मतलब ये नहीं कि इसे संविधान से हटा दिया गया है। यहाँ रिमूव करने का मतलब ये है कि भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक इसे नहीं रखा गया है। और जाहिर सी बात है, जब कोई आर्टिकल भाग 3 और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक नहीं है, तो उस पर दो जो रिट जारी करने के अधिकार हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यानी कि इसे एससी बोल सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट यानी कि एचसी जारी करता है, वह अधिकार आपको नहीं मिलेगा। मतलब यह हुआ कि अगर सरकार के द्वारा किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको एक्वायर कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी नहीं करवा सकता है। यही सबसे बड़ी विशेषता है कि फंडामेंटल राइट्स की, अगर कोई अधिकार फंडामेंटल राइट्स की श्रेणी से हटा दिया गया तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 और 226 का सहारा नहीं ले पाएंगे। और यदि 226 और 32 का सहारा आप नहीं ले पाएंगे तो वह तुरंत प्रवर्तनीय नहीं होगा। हाँ, अन्य माध्यम से आपके जो आपको नुकसान हुआ है उसके सुनवाई होगी, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा वो तो हर केस में अलग अलग व्यवस्था होती है। तो इस जो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, इसके हटाने का आधार ये नहीं था कि सरकार राज्य मनमानी कर रहा था। राज्य मनमानी नहीं कर रहा था, लोग मनमानी कर रहे थे। लोग इस प्रकार से मनमानी कर रहे थे कि आप जानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है तो उसके लिए कुछ मूलभूत चीजें होती हैं। जैसे पहली मूलभूत चीज है लैंड यानी कि भूमि, फिर उसी के लिए कैपिटल क्या पूंजी होनी चाहिए, फिर उसके लिए श्रमिक होने चाहिए या लेबर। ठीक है, ये कुछ फंडामेंटल्स बातें होती हैं, और भी कुछ फंडामेंटल बातें हो सकती हैं। मैं इकोनॉमिक्स नहीं संविधान पढ़ा रहा हूं। तो सरकार के पास पूंजी भी हो सकती है, ठीक है, पूंजी नहीं होगी या उधार ले लेगी, विश्व बैंक से उधार ले लेगी, विश्व के अन्य किसी देश से उधार ले लेगी। श्रमिक नहीं है, श्रमिक का भी अरेंज भारत सरकार कर लेगी, नहीं भारत में मिलेंगे तो विदेशों से श्रमिक लेके आएगी। लेकिन लैंड सरकार कहाँ से लेगी? लैंड को तो उधार ले नहीं सकती कि अमेरिका से भाई चलो एक समझौता कर लेते हैं, 5000 बीघा जमीन हमें दे दीजिए। नहीं हुआ, चलो रूस से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं क्योंकि विश्व के संबंध रूस से सबसे ज्यादा खराब है, तो हम रूस से बोल देंगे भैया 1000 बीघा में जमीन दे दो, 1000 हेक्टेयर भूमि में दे दो। ये तो ट्रांसफरेबल वस्तु है नहीं। आप तकनीकी ले सकते हैं, पूंजी ले सकते हैं, लेबर ले सकते हैं, कहीं अन्य माध्यम से अल्टरनेट
ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन लैंड के लिए अल्टरनेट ऑप्शन आप कहाँ क्या चूज करेंगे, नहीं चूज कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि आपको अपने भारतीय भूभाग में ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। और भारतीय भूभाग में लैंड क्या थी, किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या थी, उसका फंडामेंटल राइट्स था। और यदि फंडामेंटल राइट्स है और सरकार को आवश्यकता पड़ी भूमि की, तो व्यक्ति देता नहीं था, कहता भाई भूमि जमीन तो हम नहीं बेचेंगे। तो जमीन एक ऑनर है, एक सम्मान की विषय वस्तु। अगर कोई व्यक्ति जमीन को बेचता है तो समाज के अन्य लोग उसके प्रति बड़ी नकारात्मकता रखते हैं, मतलब जमीन बेच दिया, आप लोग जानते हैं। तो ये सब माध्यम थे। तो सरकार को कहीं मान लीजिए एयरपोर्ट बनाना है, अब एयरपोर्ट बनाना है तो एयरपोर्ट के लैंडिंग के लिए ठीक ठाक जगह होनी चाहिए। मान लीजिए भारत सरकार ने यहाँ इस क्षेत्र में एयरपोर्ट बनाना था, इस पर्टिकुलर एरिया में एयरपोर्ट बनाना था, यहाँ इधर की भी जमीन ले ली, यहाँ की भी जमीन ले ली, यहाँ की भी जमीन ले ली, यहाँ की जमीन ले ली, यहाँ की जमीन ले ली, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के लोग जमीन दे ही नहीं रहे भारत सरकार को। अब वो जब एयरपोर्ट लैंड करेगा तो उसके लिए ठीक ठाक स्पेस होना चाहिए। अब स्पेस सही नहीं, कैसे लैंड करेगा? यहाँ के लोग हैं, जिसे सरकार कह रही दे दो, लोग कह रहे नहीं दूंगा। सरकार मान लो मनमानी तरीके से भी लेना चाहे तो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पहुंच जाए, और सुप्रीम कोर्ट तो बस तथ्य और तर्कों के आधार पर बात करता है। देखिए मूल अधिकार है, हम इसको छीन नहीं सकते लोगों से। तो फिर सरकार के सामने बड़ी समस्या आई। और इस तरीके से मान लीजिए 2 प्लेस है, इसमें रेलवे ट्रैक बिछाना है, तो सरकार यहाँ तक रेलवे ट्रैक बिछा दी, यहाँ तक। अब जो शेष जगह बीच वाली बची, ये वाली, यहाँ किसी की जमीन पड़ जा रही है, सरकार कह रही दे दीजिए, लोग कह रहे नहीं दूंगा, सरकार बहुत परेशान। अब लोग कह रहे घुमा लीजिए, ऐसे कर लीजिए। मान ली सरकार घुमाना भी चाहे तो यहाँ किसी की जमीन पड़ गई, वो कह रहा है नहीं हम नहीं देंगे, तो कह रहे हैं ऐसे घुमा लीजिए। ट्रेन ऐसे चलेगी? ट्रेन के लिए तो सीधा रास्ता चाहिए, सीधा ट्रैक चाहिए, थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हो जाए तो चलेगा, लेकिन अब ट्रेन ऐसे 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 तो नहीं चल सकती। तो इसके लिए आवश्यकता थी कि लैंड मिले। सरकार बहुत परेशान हुई। अंततः आप जानते हैं संविधान का भाग 20, क्या भाग 20 और भाग 20 का नाम लेते ही आर्टिकल 368 आ जाता है। और आर्टिकल 368 हमारी पार्लियामेंट को अधिकृत करता है कि आप देश काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में कुछ चीजें जोड़ भी सकते हैं, कुछ चीजें घटा भी सकते हैं। संसद ने कहा ठीक है आप जमीन न दो, हमें संविधान ने कुछ दिया है ना। भाग 20 के तहत आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की व्यवस्था। अभी हम आगे आपको आर्टिकल 368 कहते हैं संविधान संशोधन की व्यवस्था है, इसकी जानकारी देंगे। तो सरकार ने यानी कि हमारी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 368 का संविधान संशोधन किया। और मूल अधिकार में जो संविधान संशोधन किया जाता है वह विशेष बहुमत से किया जाता है। और विशेष बहुमत का मतलब ये हुआ कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का भी बहुमत होना चाहिए। आगे बताएंगे, इतना यहाँ जानिए कि मूल अधिकार में जब संशोधन करना होगा तो संसद के विशेष बहुमत से संशोधन करना पड़ेगा। तो संसद ने किया और ये जो समस्याएं आ रही थी उसकी समस्या का समाधान हो गया। राइट टू प्रॉपर्टी और फंडामेंटल राइट नहीं बचा, अब इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया, या इसे विधिक अधिकार, या कहीं कभी कभी संवैधानिक अधिकार वर्ड भी लिखा मिलता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? कि सरकार को जमीन की आवश्यकता पड़ती थी, लोग देते नहीं थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोगों की जमीन ले ली जाएगी उसके बदले कुछ नहीं दिया जाएगा। अभी तक का जो जमीन अधिग्रहण है या जमीन का सरकार ने एक्वायर किया है, तो उसके बदले में जो बाजार मूल्य है उस प्रॉपर्टी का, उस बाजार मूल्य के आधार पर सरकार लोगों को मुआवजा दे देती है। तो ये था आर्टिकल 19 के तहत जो 7 प्रकार के अधिकार दिए गए थे, उनमें से संपत्ति के अधिकार को हटाए जाने का क्रम। और इसी में 2-3 बातें और हैं कि आर्टिकल 19 के तहत ही, क्योंकि आप जानते हैं कि हम अपनी बात को एक्सप्रेस करते हैं तो जो उसके लिए कई माध्यम हो सकते हैं। तो बड़ा गंभीर मुद्दा उठा कि मीडिया के आर्टिकल 19 के तहत शामिल है अथवा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया साकल पेपर्स, ठीक है। इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के तहत ही मीडिया आती है।
ये हो गया। और जो सहकारी समितियां आप सुनते हैं, कई बार प्रश्न बना है कि सहकारी समितियों का निर्माण करना भी आपको पता है संघ बनाने का अधिकार, तो संघ बनाने में सहकारिता भी आती है और इसको बहुत स्पष्ट रूप से लिख दिया गया, संविधान संशोधन किया गया, 97वां संविधान संशोधन 2011। इससे बहुत प्रश्न बना है कि सहकारी समितियों को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है, तो ध्यान रखिएगा 97। और इसी में कुछ अन्य बात है, जैसे निजता का अधिकार, इसको हम आर्टिकल 21 में शामिल करेंगे, तब उसको बताएंगे। सूचना का अधिकार हम बता देते हैं। सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 में पारित किया गया और इसको भी माना जाता है कि यह आर्टिकल 19 को और विस्तृत करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सूचना का अधिकार है उसे कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो ये थे आर्टिकल 19 के तहत जो सामान्य बातें या सामान्य में आजादी दी गई है। लेकिन अब आप जानते हैं कि हमारे जो भी मूल अधिकार हैं वह युक्त प्रतिबंधों के साथ है। युक्त प्रतिबंधों के होने का तात्पर्य यह है कि अगर आजादी या स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाएगी, यानी कि आपको करने का अधिकार है, काम करने का अधिकार है, आपको व्यापार करने का अधिकार है, तो आप वो व्यापार करें जो आपके भी हित में हो और आम जनजीवन के भी हित में हो। लेकिन आप कहें कि हमें व्यापार करने का अधिकार है, हम लोगों को पकड़ पकड़ के उनके अंग निकालेंगे, उनके ऑर्गन निकालेंगे, उनकी किडनी निकाल के बेचेंगे, हम किडनी का व्यापार करेंगे, तो ये कैसा व्यापार है? तो जो नकारात्मक गतिविधियां हैं, इन्हीं नकारात्मक गतिविधियों को रोकने के लिए, अराजकता की स्थिति ना आ जाए, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, इसको प्रतिबंधित करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं जो कि कमोबेश सारे मूल अधिकारों पर है। हम आर्टिकल 19 पढ़ रहे हैं, तो हम आर्टिकल 19 के तहत जो आज़ादी दी गई है उन सभी आज़ादी पर, उन सभी फ्रीडम पर, उन सभी स्वतंत्रताओं पर कुछ प्रतिबंध हैं। उन प्रतिबंधों को भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अब आप कहते हैं ऐसी बात बोलते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। बताइए, संविधान कहाँ है? भारत में। स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? भारत के संविधान से। अरे जब भारत के ही टुकड़े हो जाएंगे तो फिर संविधान कहाँ बचा? और आप किस संविधान की दुहाई देते हुए कहेंगे कि हमें आजादी है? तो आप इस तरीके से ना बोलें। आपने कोई सम्मेलन बुलाया या आपको बोलने की आजादी मिली है, आप किसी नेता का निर्वस्त्र करके फोटो छापते हैं कि हमें प्रिंट मीडिया का भी अधिकार है। अरे भाई, आपको अधिकार दिया गया है, आप अभिव्यक्त करेंगे, किसी को निर्वस्त्र कर देंगे, आदिम बना देंगे उसको। कोई नेता है, बहुत चरित्रवान है, लेकिन आप उसके साथ ऐसी पिक बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि इस महिला के 20 लोगों के साथ संबंध है। अरे 20 महिलाओं से इसके संबंध है, अनैतिक संबंध है। आप इस तरीके की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए आप पर यह प्रतिबंध है कि आप वही चित्र बनाएं, वही कार्टून बनाएं जिसमें व्यक्ति की प्राइवेसी और निजता ना हनन हो जाए। दूसरी बात, शांतिपूर्वक सम्मेलन पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगाया गया है? आप सम्मेलन बुलाए, लेकिन सम्मेलन में आप ऐसी ऐसी बात रख रहे हैं, आप अपराध का उद्दीपन कर रहे हैं। क्या? अपराध का उद्दीपन। अपराध का उद्दीपन। अपराध के उद्दीपन का मतलब क्या हुआ? अपराध करने के लिए लोगों को उकसाना। मान लीजिए कोई कम्युनिटी है, उसने सम्मेलन बुलाया, देखिए तुम्हारे साथ कानून बना बना कर कितना अत्याचार किया जा रहा है, दिखाया जाए कि देखिए मूवी बनाई जा रही है, मूवी में आपको टारगेट किया जा रहा है, और आपका धर्म है कि आप इस मूवी बनाने वाले और इस सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएं हथियार लेकर, या आप ऐसी मूवी बनाएं कि आपके ये जो घाव है ये घाव भर जाए और नए लोगों को घाव मिल जाए। तो आप इस तरीके का सम्मेलन में इस तरीके की बात नहीं रख सकते। मान लीजिए कोरोना पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन लगा है और सरकार कह रही है कि देखिए कोरोना लोगों से लोगों में फैलता है, सांस से फैलता है, लोगों के हाथ मिलाने से ट्रांसफर हो सकता है कोविड का केस। लेकिन लोग कह रहे नहीं, हम सम्मेलन करेंगे क्योंकि हमें आजादी मिली है। सरकार बहुत मारेगी, पुलिस दौड़ा दौड़ा के डंडे मातरम कर देगी,
तो आप पर प्रतिबंध है कि असामान्य स्थितियों में आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर इसी तरीके से आपको संघ बनाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आपने संघ इसीलिए बनाया, आपने जो ग्रुप था इसीलिए बनाया कि हमें भारत के विरुद्ध सारे काम करना है, हमें किसी कम्युनिटी के खिलाफ काम करना है, हमें किसी जाति के विरुद्ध काम करना है, हमें किसी जाति के समर्थन में काम करना है और उस जाति के सभी लोगों को मिलाकर किसी जाति के विरुद्ध लड़ना है, क्रांति कराना है। आप इस तरह के संघ नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा संघ बनाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, और जेल में डाला जाएगा वहां पर क्या होगा जानते ही हैं। फिर आपको आवाज संचरण की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम अब जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, प्रधानमंत्री के का जो आवास है उसके एक एक कमरे को देखेंगे, क्योंकि हमें आवाज संचरण की आजादी मिली है। फिर ये भी हो सकता है कि कहीं सेना का सामान रखा हुआ है, छावनी है, आप कह रहे हैं हम छावनी के अंदर निरीक्षण करेंगे कि वहां क्या क्या हो रहा है, आपको नहीं जाने दिया जाएगा। इसीलिए तो इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई है। इनर लाइन परमिट क्या है? भारत के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर आपको जाने के लिए आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, एक परमिशन कार्ड लेना पड़ेगा। उसको जारी कौन करता है? जिले का डीएम। भाई कुछ ऐसे एरिया हैं भारतीय भूभाग में जो खास करके शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, और ये जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं आज भी अपने आदिम स्वरूप को भी स्वीकार किए हैं। यानी कि जिस प्रकार से पहले मानव था, कपड़े नहीं थे, कच्चा मांस खाता था, उस तरीके से भी लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और बात तो और छोड़ो, अगर कोई उस एरिया से जहाज गुजरता है तो लोग कहते हैं हमारे वन देवता जा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके की इनकी थिंकिंग है, इस तरीके का इनका कल्चर है। और अभी इधर कोई कलाकार व्यक्ति उधर चला गया और इनके किसी भी मूल अधिकार का हनन कर दिया, बहला फुसला के इनसे कोई गलत काम करवा दिया, इनको बम दे दिया, फेंक दो जाके संसद भवन पर। अभी लोग जान ही नहीं बम क्या है, बता देंगे फूल माला है, बम के ऊपर फूल माला लगा देंगे और बोलेंगे जाओ काफिला जा रहा है किसी राजनेता को उस पर डाल दो। क्या समझेंगे ये लोग? ये तो समझेंगे हम फूल चढ़ा रहे हैं, उधर सब उड़ गए। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ जाए तो सरकार के पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि अच्छा ये व्यक्ति बम लेकर गया था, अब उस व्यक्ति को पकड़ा जाएगा। इसलिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई। इनर लाइन परमिट की का मतलब ये हुआ कि आपको भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जाने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन कार्ड ही आपका इनर लाइन परमिट कहलाता है। फिर अगला है व्यापार की स्वतंत्रता। इसी में अगला था बस जाने की स्वतंत्रता। अब आपको मन करा कि हमें बस जाना चाहिए, और आप किसी की प्रॉपर्टी है, कह रहे हैं हम यही घर बनाएंगे। संसद भवन का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो चल रहा है, कह रहे हो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट हम की जगह हमको बहुत पसंद है, हम यही अपना घर बनाना चाहते हैं। आपको घर बनाने दिया जाएगा? नहीं बनाने दिया जाएगा। आप वहीं बसिए जहां आपको जगह मिले, और जगह आप किसी के छीन के नहीं ले सकते। मनमानी नहीं कि ये कोचिंग संस्थान का स्टूडियो बहुत अच्छा है, इसी स्टूडियो को हम ले लेते हैं। अरे नहीं, ये स्टूडियो किसी और का है। तो आप इस तरीके से भी कहीं नहीं बच सकते। फिर आपको व्यापार करने का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो राज्य विरुद्ध है, लोगों के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। कैसे? आपको व्यापार करने का अधिकार है, आप देह व्यापार करेंगे। क्या? देह व्यापार। महिलाओं को, बच्चों को पकड़ेंगे, उनसे पोर्न साइटों पर काम करवाएंगे, नहीं करने दिया जाएगा। आप कह रहे हैं हम अफीम का ही व्यापार करेंगे, चरस का व्यापार करेंगे, गांजा का व्यापार करेंगे, मैरिजुआना का व्यापार करेंगे। अरे ये व्यापार नहीं करने दिया जाएगा, वही व्यापार करने दिया जाएगा आपको जो लोकहित, जनहित, राज्य हित में है, इसके विरुद्ध नहीं है। अब कोई कह दे नहीं हम शराब का व्यापार करेंगे, तो सरकार कहेगी शराब का व्यापार करना है तो बोली लगेगी, तो आप उसमें अपना नाम डाल देना, नाम आ जाएगा तो व्यापार करना। नहीं, हम सरकारी नियमों के तहत नहीं, हम खुद ही शराब का प्रोडक्शन करेंगे अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी प्रॉपर्टी पर, नहीं बनाने दिया जाएगा। अब देखे ना कच्ची शराब खूब बिकती है, वो सब अवैध है, पकड़ी जाएगी तो बहुत, आप पकड़ाएंगे तो बहुत कुटाएंगे। तो आप वो व्यापार नहीं कर सकते जिस व्यापार से
राज्य की सुरक्षा, लोगों को नुकसान पहुंचे। अब कोई व्यक्ति ये कहते हैं व्यापार करेंगे, हम सबको परमाणु बम बेचेंगे, परमाणु बम तो खैर नहीं बेच पाएंगे, हाँ बारूद सबको बेचेंगे, तो अब बारूद बेचने का व्यापार आपको नहीं करने दिया जाएगा। तो ये थे आर्टिकल 19 के तहत दिए गए अधिकारों पर कुछ युक्त प्रतिबंध जो हमें पता होना चाहिए और इससे प्रश्न बनते हैं। आई थिंक आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास का यहीं पर समापन। धन्यवाद।